जय हिंद। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक आपकी यूनिट 8 के दूसरे भाग से लिया गया है, जिसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं यूनिट 8 की, तो हम आज बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व की। एफ ब्लॉक के तत्वों को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आप और आपके दोस्त दोनों इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसमें आखिरी में चर्चा की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षा में आना लगभग तय है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं और किस तरीके से वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके सामान्य परिचय की, जर्नल इंट्रोडक्शन की। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, या एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कहां पर पाए जाते हैं, या एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश पाता है, ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 n-2 f1 से 14 होता है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको कंफर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एफ उपकोष के जो तत्व होते हैं उनमें डी और एफ दोनों उपकोषों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें पाए जाने वाले डी उपकोष और एफ उपकोष की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कभी डी में प्रवेश पा सकता है, कभी एफ में प्रवेश पा सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाते हैं। इसलिए हम केवल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ns2 n-2 f1 से 14 होता है। तो f के आगे लगी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n-2 के आधार पर इस ब्लॉक को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं बेटा? 4f श्रेणी, जिन्हें लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है। तो लेंथेनाइट तत्वों से आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि लेंथेनाइट तत्व कौन से हैं। तो आप लिखेंगे पेपर में कि वे तत्व एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनके गुण लेंथेनम 57 लेंथेनम 57 के साथ मेल खाते हैं, ऐसे 14 तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकता है पेपर में कि 5f श्रेणी को एक्सप्लेन कीजिए। 5f श्रेणी क्या है या एक्टिनाइट तत्व क्या है? तो वे तत्व जिनके गुण एक्टिनम तत्व 89 के साथ समानता रखते हैं, ऐसे एफ ब्लॉक के तत्वों को एक्टिनाइट तत्व कहा जाता है, जिनके परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से प्रारंभ होकर 103 होते हैं। तो 90 से 103 कुल 14 तत्व होते हैं। अब इसी में से एक क्वेश्चन बनता है कि 5f श्रेणी के यूरेनियम के बाद के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो थोरियम, प्रोएक्टियम और यूरेनियम, शुरुआत के जो तीन तत्व हैं 90, 91, 92, थोरियम, प्रोएक्टियम और यूरेनियम, इन तत्वों को छोड़कर बाकी जो सभी तत्व हैं वो यूरेनियम या अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों के साथ लैब में बनाए गए, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। यानी परमाणु क्रमांक 93 से परमाणु क्रमांक 103 तक के जो तत्व हैं वो लैब में बनाए गए हैं, वो प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, ये नेचर में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए इन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है, यानी यूरेनियम से बनाए गए तत्व, या फिर इन्हें पोस्ट यूरेनियम तत्व कहा जाता है, यानी यूरेनियम के बाद के तत्व। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पोस्ट यूरेनियम तत्व क्या है।
तो आप लिखेंगे कि 5f श्रेणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम के बाद आता है, ऐसे सभी तत्व पोस्ट यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो आंतरिक कक्षाएं हैं K11 आंतरिक कक्षाएं वो रिक्त रह जाती हैं और बाहरी वाली कक्षाएं भर जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जाएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा। तो इन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, या बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कि एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं 4f और 5f दोनों, ये दोनों ही अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो चर्चा करते हैं कि एफ ब्लॉक तत्वों की विशेषता के बारे में, कि इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें लिखा है कि इन तत्वों की अंतिम 3 कोष यानी कक्षाएं अपूर्ण होती, तो ये इसी कारण अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं कि इनकी अंतिम जो कक्षाएं होती हैं, अंतिम 3 कक्षाएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरी नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व यानी लास्ट वाली जो कक्षा है n, फिर n-1 और n-2 यानी आंतरिक कक्षाएं भी n-1 और n-2 दोनों खाली होती हैं, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। आगे देखते हैं तो ये तत्व जो हैं डी ब्लॉक के तत्वों की भांति परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके जो उपकोष होते हैं इलेक्ट्रॉनों से वो पूर्णतया भरे नहीं होते, इसीलिए ये परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, जैसे डी ब्लॉक करते हैं। तो डी ब्लॉक में भी यही चीज है, उसमें भी है कि इनके उपकोष यानी इनके एफ उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, इसीलिए रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। इसी तरह लिंथेनाइट तत्व की जो सक्रियता होती है या क्रियाशीलता होती है वो क्षारीय मृदा धातुओं के भांति होती है, उसके समतुल्य होती, यानी क्षारीय मृदा धातुएं जितनी ज्यादा क्रियाशील होती हैं उसी प्रकार लिंथेनाइट तत्व भी क्रियाशील होते हैं। सभी एक्टिनाइट तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्यों? मैंने बताया कि इनके परमाणु जो होते हैं उनके नाभिक भारी होते हैं, तो भारी नाभिक होने के कारण ये स्वतः उसको स्थायी करने का प्रयास करते हैं। जो नाभिक भारी हो गया वो अस्थायी है और वो अपने आप को स्थायी करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण ये नाभिक से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालते हैं। अल्फा बीटा किरणें निकालने के कारण ये तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है, और सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुलर ने की थी। ये याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले अगर रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई तो हेनरी बैकुलर के द्वारा की गई थी, और जब कोई भी परमाणु अधिक नाभिक भारी नाभिक रखेगा तो उसको स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, वो स्थायी होने के लिए नाभिक से ही अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालेगा। और किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का जो अंतिम उत्पाद होगा, स्थायी नाभिक का जो अंतिम उत्पाद होगा वो लेड होगा। तो लेड बनाना यानी लेड के परमाणु नाभिक को प्राप्त करने के लिए, कोई भी भारी नाभिक लेड के परमाणु नाभिक को प्राप्त करने के लिए ही अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालता है। ये बहुत बड़ी चीज है, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व क्यों बनता है, क्योंकि उसका परमाणु नाभिक अस्थायी हो जाता है, और उस अस्थायित्व को वो स्थायित्व में बदलने के लिए यानी लेड के परमाणु नाभिक की भांति संरचना को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालता है, जिससे रेडियो एक्टिविटी की जन्म होती है। और इसकी सबसे पहली खोज हेनरी बैकुलर के द्वारा की गई थी। और जो भी 5f श्रेणी के तत्व हैं वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिसमें यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व पोस्ट यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता था। 4f श्रेणी के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इनके जो भंडार हैं वो रूस है, अमेरिका है, भारत है, कनाडा है आदि देशों में पाया गया है, प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। ये मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत एक प्रकार है रेत का,
मोनाजाइट। तो मोनाजाइट रेत में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका अलग अलग तरीके से आयन विनिमय करके, है ना, चारकोल विधि का प्रयोग करके अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा लिंथेनाइड या एक्टिनाइड तत्वों को निकाला जाता है। जैसे यूरेनियम जो तत्व है वो पिच बैंड से निकाला जाता है, U3O8। यूरेनियम का जो अयस्क है उसका सूत्र है U3O8, पिच ब्लेंड कहा जाता है। तो अलग अलग अयस्कों से अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा ये सभी तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर लिंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के अंतर पूछे जाते हैं पेपर में। तो हम सबसे पहले बात लिंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के अंतर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बात है कि लिंथेनाइड तत्व कौन से होंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में प्रवेश पाता है लिंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो सामान्यतः +3 होगी, लेकिन ये अधिकतम +2 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते, यानी रेडियोधर्मी तत्व नहीं होते लिंथेनाइड तत्व, और इनके चुंबकीय गुण सरलता से बताए जा सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन तत्वों में बाहरी कक्षा में या F उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे नहीं है, इसलिए ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, आसानी से हम पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिनाइड तत्वों की बात करें तो इन तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5 उपकोष में प्रवेश पाते हैं। इन तत्वों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 तो होता है, परंतु ये सभी तत्व +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि लिंथेनाइड तत्व केवल +2 से +4, लेकिन एक्टिनाइड +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह अभी मैंने बताया कि जो भी 5f श्रेणी के तत्व हैं वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं और इनके चुंबकीय गुणों की सरलता से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं तो इनके नाभिक धीरे धीरे टूटा करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों में अंतर आया करता है, और जो अंतर आता है जिसके कारण इनके चुंबकीय गुणों की सरलता से व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये काम आएगा आपके, इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लिंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो हमने आपको इससे पहले बताया है कि लिंथेनाइड तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 N-2 F1 से 14 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनके F उपकोष और D उपकोष जो 4f है और 5d है, इनके कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो लगभग आपस में बराबर होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश पा रहा है इसका विभेद कर पाना आसान नहीं होता कि किस में प्रवेश पा रहा है। इसलिए लिंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को निश्चित रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से आफबाउ के नियम का अपवाद है। जैसे आपने क्रोमियम 24 और कॉपर 29 का पढ़ा था, उसी तरह 4f और 5f श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अपवाद की ही श्रेणी में आते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो लिंथेनाइड तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो Xc यानी जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर 4Fn 5d1 6s2 होता है। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान है थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकली नहीं, सैद्धांतिक रूप से जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जीनान 4Fn, n माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर 5d1 6s2। तो ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि लिंथेनाइड तत्वों का सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना ही लिखना होता है। जीनान 4Fn 5d1 6s2। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इनकी भौतिक अवस्था। तो मैंने बताया कि ये सभी जो तत्व होते हैं F ब्लॉक के श्रेणी में 4f और 5f दोनों श्रेणियों में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वे सभी धातुएं होती हैं। तो सभी लिंथेनाइड तत्व चांदी के समान सफेद
चांदी को आपने देखा ही है, सफेद धातु होती है चमकदार, तो चांदी के समान चमकदार सफेद तन्य धातु होती है जिसमें वैद्युत और ऊष्मा दोनों की चालकता पाई जाती है, यानी ये वैद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इन तत्वों के अगर तुलनात्मक रूप देखे जाएं तो ये तत्व तुलनात्मक रूप से अधिक घनत्व वाले होते हैं और उच्च घनत्व के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो इन तत्वों का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है और इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। सामान्यतः इनके जो गलनांक होते हैं वो 727 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस के मध्य होते हैं। परंतु इसका जो पहला तत्व है 4F श्रेणी का जो पहला तत्व है Ce 58, जिसे सेमेरियम कहते हैं बेटा, उसका जो गलनांक होता है वो 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सबसे अधिक गलनांक वाला जो तत्व है वो सेमेरियम है, Ce 58। तो ये याद रखने वाली बात है, बहुकल्पी में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात आती है। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है बेटा, लेंथेनाइड की सबसे अधिक जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। लेंथेनाइड तत्वों की सबसे अधिक जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके कुछ तत्व जो होते हैं वो +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं और ये एक तरीके से अंतर है एक्टेनाइड से, क्योंकि एक्टेनाइड के श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था तो स्थायी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो +2 से +7 भी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगर उदाहरण की बात देखी जाए तो ये देखा गया है कि Sm2+, Eu2+, Tm2+ और Yb2+ आयन जो होते हैं वो जलीय रूप में उपस्थित रहते हैं और स्थायी होते हैं। लेकिन अगर इनकी ठोस अवस्था की बात की जाए तो ये +2 रूप में स्थायी नहीं होंगे, वो +3 ही रूप में स्थायी होंगे। और ये सभी जो होते हैं, जो सभी धातु के आयन होते हैं, वे अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार रंगीन आयनों का निर्माण, अगला जो टॉपिक है वो रंगीन आयनों का निर्माण। तो मैंने आपको डी ब्लॉक में ही बताया था कि रंगीन आयनों का निर्माण क्यों होता है, कि जब किसी तत्व के बाह्य डी उपकोष या F उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते तो वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने लगते हैं, जिसके कारण वो रंगीन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी विजिबल लाइट में, दृश्य लाइट में वो रंगीन प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, रंगीन हो जाते हैं। तो यहाँ F ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके बाहरी F उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, इसके कारण ये सभी रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। इसमें से कुछ हैं उदाहरण, जैसे Pr3+, Tm2+, वो हरे रंग का होता है। तो आप इन आयनों को इस तरह याद कर सकते हैं, प्रेम तुम हरे हो। देखो यहाँ कलर भी हमने लगा दिया है कि प्रेम तुम हरे हो, इस तरीके से याद होगा। ये शॉर्टकट है, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए और उसमें लिखिए जल्दी से, या नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत कॉपी पेन का इंतज़ाम कीजिए और लिख लीजिए शॉर्टकट आसानी से याद करने का। जी, तो शुरुआत कीजिए। तो इसको याद करने का तरीका है Pr3+, Tm3+ को प्रेम तुम हरे हो। दूसरा Er3+, Nd3+ जो गुलाबी रंग का है, इसे पढ़ सकते हैं अरे नदीम गुलाबी हो गया, अरे नदीम गुलाबी हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं Dy3+, Sm3+, Dy3+, Sm3+ पीला, दिनेश श्याम पीला है, दिनेश श्याम पीला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए इनको, और भी जो आपको सरल तरीका लगे उससे इन आयनों को याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है
कि क्या कारण है कि एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, कुछ के उदाहरण दीजिए। तो इसमें ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण, तो ये भी चुंबकीय गुण उन्हीं से प्रदर्शित होता है जब बाहरी कोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते। तो यहाँ लेंथेनाइट तत्व जो होते हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके गुणों को सरलता से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी एफ उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे नहीं होते, इसलिए ये अनुचुंबकीय तत्व होते हैं। इसमें से जिन तत्वों के बाह्य एफ उपकोष इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे प्रतिचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनाइड यानी जिनके ऊपर 3+ आयन है वे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन La3+ और Lu3+ के बाह्य एफ उपकोष इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, इसलिए वे प्रतिचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय तत्व है, और कई सारे उदाहरण आ सकते हैं जैसे Nd3+, Sm3+, Er3+ और La3+। तो जब ऐसा आएगा तो La और Lu3+ के प्रतिचुंबकीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इनके बाहरी एफ उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरे होते हैं या पूर्णतया खाली हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे पार्ट का है लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुंचन, कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन या संकुचन कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी 4f श्रेणी में लेंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय बल भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इनकी आयनिक त्रिज्या में कमी होने लगती है। और आयनिक त्रिज्याओं में तत्वों की कमी होना, यानी परमाणु क्रमांक 57 से परमाणु क्रमांक के 71 के बीच में उपस्थित परमाणु या आयनिक त्रिज्याओं की मान में कमी आना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ये क्यों होता है? आपसे पूछ सकता है लेंथेनाइड संकुचन क्यों उत्पन्न होता है? तो उसका कारण है कि 4f या f के इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण बल, शील्डिंग इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण नाभिक अपने आकर्षण बल को, आकर्षण बल किस पर लगाता है? बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर। तो नाभिक द्वारा लगने वाला बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण उसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्याओं में कमी आ जाती है। इसी कारण इसे लेंथेनाइड तत्वों में पाया जाता है। तो लेंथेनाइड संकुचन। और अगर मान लो पूछ ले एक्टेनाइड संकुचन बताइए, तो कारण इसका यही है, केवल आपको लिख देना है कि 5f श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसके प्रभावी नाभिकीय बल भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी आती है, जिसे एक्टेनाइड संकुचन कहते हैं। उत्तर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन का क्या प्रभाव होता है, इसके क्या लाभ हैं? तो लेंथेनाइड तत्व जो हैं वो रासायनिक रूप से आपस में अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, और इनकी रासायनिक समानता किसके समतुल्य होती है? क्षारीय मृदा धातुओं के। तो ये रासायनिक तत्व जो होते हैं बहुत क्रियाशील होते हैं, और ये लगभग आपस में समान रासायनिक समानता रखते हैं, जिसके कारण रासायनिक रूप से लेंथेनाइड तत्वों को पृथक कर पाना भिन्न होता है। परंतु लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके कुछ गुणों में भिन्नता आ जाती है, जिस कारण आयन विनिमय विधि द्वारा इन तत्वों को आपस में पृथक किया जा सकता है। तो आयन विनिमय विधि इसलिए इसमें कारगर है, इसलिए इनको पृथक किया जा सकता है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों में आंशिक रूप से गुणों की भिन्नता आ जाती है, कुछ गुण आपस में भिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें पृथक किया जा सकता है। इसी तरह
La3+ से Lu3+ तक के आयनों में के आकार में धीरे धीरे कमी आते हैं, जिसके कारण बंधों की जो प्रकृति है वो सहसंयोजी होने लगती है, और सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि होने के कारण LaOH का होल थ्राइस जो बनता है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड वो अधिक क्षारीय होता है, जबकि LuOH का होल थ्राइस कम क्षारीय होता है। यानी इनके हाइड्रा ऑक्साइडों की क्षारकता श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। अगर 4f श्रेणी की बात करें तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा 57, 58, 59, 60, 61, बाद में 71, तो जो परमाणु क्रमांक 58 होगा या 57 होगा उनकी जो हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति होगी वो प्रबल क्षारीय होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक 71 वाले तत्व Lu के जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे उनकी हाइड्रोक्साइडों की जो प्रकृति होगी वो दुर्बल क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि होने के कारण बाएं से दाएं जाने पर इन तत्वों के हाइड्रोक्साइडों के जो गुण हैं वो प्रबल से दुर्बल होते चले जाते हैं। तो यह कारण अभी पेपर में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति प्रबल से दुर्बल क्षारीय होती जाती है। यही कारण है कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है और सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण बाएं से दाएं जाने पर इनके हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति प्रबल क्षारीय से दुर्बल क्षारीय होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मिश्र धातु बनती है और इनकी जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका एक अलग नाम होता है, उनको कहते हैं मिश्र धातु। तो इस परिवार के जो सभी तत्व हैं वो मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातुओं में 94 से 95% दुर्बल मृदा तत्व 4f श्रेणी के तत्व होते हैं, 5% तक उसमें De होता है और सूक्ष्म मात्रा में सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम या एल्युमिनियम मिला होता है। तो De कोई तत्व नहीं होता बेटा, ये होता है Fe आयरन। ठीक है, तो आप ये इसमें जरा सुधार कर लीजिए। तो इसमें आप ये लिख लीजिए, यहां पर इसमें सुधार कीजिए, ये De नहीं होगा, यहां होगा Fe आयरन। ये तो मिश्र धातुओं में जो मिश्र धातु होती है उसमें 94 से 95% दुर्बल मृदा धातु, लगभग 5% आयरन तथा सूक्ष्म मात्रा में सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इससे जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु, इस मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइट तत्व के उपयोग क्या है? तो सबसे पहला उपयोग तो अभी हमने पढ़ा, मिश्र धातु। मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग होता है सिगरेट लाइटर, गैस लाइटर, जो लाइटर होते हैं जहाँ स्पार्क होता है तो लाइटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट बनाने में। आग फेंकने वाले बम के निर्माण में मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जेट विमानों के कलपुर्जे बनाए जाते हैं, जहाँ जेट इंजन होता है, नोजल इंजन्स बनते हैं जहाँ पर रॉकेट के इंजन होते हैं, उन इंजनों के कलपुर्जे उनके पार्ट बनाने के लिए, इंजन्स के पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ के निर्माण में Ce लवण का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक की बात। जो भंजक आसवन प्रक्रिया होती है या प्रभाजी आसवन प्रक्रिया होती है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों से अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग भागों को, यानी पेट्रोल भाग, डीजल भाग, केरोसिन भाग, इनको पृथक करने के लिए जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वो Ce लवण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं। जैसे अभी कि क्या कारण है कि LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है? क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन के कारण
सहसंयोजी प्रकृति 4F श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है, जिसके कारण बाएं से दाएं जाने पर प्रबल क्षारकता से दुर्बल क्षारकता के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि LaOH अधिक क्षारीय होता है। आपसे पूछा जा सकता है Pr3+ आयन का रंग क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉपी पेन उठाइए और प्रेम तुम हरे हो, तो प्रेम यानी Pr3+ किस रंग का होगा? हरे रंग का होगा। इसी तरीके से मिस धातु से आप क्या समझते हैं? तो 4F श्रेणी या लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की मिश्र धातुओं को मिस धातु कहते हैं, जिसमें 4F श्रेणी के तत्वों का प्रतिशत मान 94 से 95%, 5% आयरन और सूक्ष्म मात्रा में सिलिकॉन, कार्बन, एल्युमिनियम आदि तत्व पाए जाते हैं, मिस धातु कहलाती हैं। इसी तरीके से लेंथेनाइट तत्वों को पृथक किस विधि से किया जाता है? तो मैंने जब वहां पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि इनके गुण आपस में लगभग समान होते हैं, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनके कुछ गुणों में भिन्नता आ जाती है। इस भिन्नता के कारण ही इन्हें आयन इलेक्ट्रॉन या आयन विनिमय विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज मेथड, एक आयन को दे दिया दूसरा ले लिया, तो आयन विनिमय विधि द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। इसी तरह लेंथेनाइट तत्वों के दो उपयोग बताइए। तो लेंथेनाइट तत्वों के उपयोग क्या हैं? पहला तो यही है मिश्र धातु के निर्माण में, दूसरा पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माण में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उसमें Ce लवण का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4F तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो लेंथेनाइट तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था या एक्टेनाइट तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दोनों बराबर होती, वो होती हैं +3। तो 4F श्रेणी के तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु ये तत्व +2 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। और जो भी प्रश्न यहाँ लिखे हैं ये सब बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं और इनमें से कम 2 प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख डालिए, वीडियो को बार बार सुन लीजिए जिससे आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।